हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिहार दरोगा स्पेशल, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आनंद सर का जो न्यू बुक आया था, ठीक है, वॉल्यूम 2, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और एक सेट जो था, ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेंस एग्जाम 3/9/2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसको हम लोग फुल डिस्कस के साथ, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये जो 1275 जो वैकेंसी आया था बिहार दरोगा का, उसका एग्जाम डेट जो है वो दे दिया गया है 17 दिसंबर को, ठीक है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो ये सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, परीक्षा तिथि देखिए 3/9/2023 का जो था मेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, मद्य निषेध दरोगा का, उसका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसका पेपर हुआ था, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बिंदेश्वर पाठक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें हम लोग फुल डिस्कशन भी जो है वो करते चलेंगे। डिस्कशन है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किया था। और इन्होंने 1991 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको। कब? 1991 में। और इनकी मृत्यु हो गया था 15 अगस्त 2023 को। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो है आपका टीकाकरण से संबंधित है ये, ठीक है। डिस्कस देख लेते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था, ठीक है। कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीकाकरण, ठीक है, टीके या डिप्थीरिया, ठीक है, ये था डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलिया, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस भी लगाने की जो है ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीडन स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण हुई कॉन्फ्रेंस 1972 का परिणाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया था कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील के अंदर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था? तो ये वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को भी अपनाया गया था, ठीक है। एजेंडा कौन सा? 21 को भी अपनाया गया था, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी दिया गया है कि रियो 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। रियो +20 सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी की स्थापना जो था वो भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। कहाँ? तीन कंट्री में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है, मैक्सिको में,
ठीक है, हम लोग डिस्कशन देखते हैं कि 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता कौन था? अर्जेंटीना, और उप विजेता था फ्रांस। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता कौन था? स्पेन था। ठीक है, विजेता क्या था? कौन था? स्पेन रहा था। ये भी ध्यान रखिएगा। उपविजेता इंग्लैंड रहा था। ठीक है, और कुछ पॉइंट दिया गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजित किया गया है और विजेता कौन रहा? स्पेन, और उप विजेता रहा था कोलंबिया। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है आपका सेरिब्रम होता है। क्या होता है? कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट दिया गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है? तो यह अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क, ठीक है, यह सेरेब्रम कहते हैं इसको। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है। ठीक है, उसके बाद है कि मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाएं का नियंत्रण और समन्वय मस्तिष्क के द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्य भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, डायनोसेफेलॉन। ठीक है, डायनोसेफेलॉन क्या है देखते हैं। डायनोसेफेलॉन यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है और यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये ठीक है, ठीक है, कौन सा था? तो वो था आपका डायनोसेफेलॉन। ठीक है, उसका कार्य था ये। उसके बाद है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क ये भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह दृष्टि व श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है सेरिबेलम पेडिकल, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रल कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से मेरुदंड से क्या करता है? तो जोड़ने का ये कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पश्च मस्तिष्क। तीसरा जो भाग है मस्तिष्क का वो है पश्च मस्तिष्क। ये भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, यह मुद्रा, पोस्चर, संयमन, संतुलन, ऐच्छिक पेशियां की गति इत्यादि को नियंत्रित करता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वो है आपका मस्तिष्क स्टेम, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो पोन्स वेराइल, यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन की क्रिया नियंत्रित करता है इसके द्वारा। ठीक है, और क्या होता है कि इसके द्वारा विभिन्न प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्थावन इत्यादि का नियंत्रण जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का आविष्कार। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है वो कितना होता है? तो होता है आपका लोकसभा के 15% होता है। कितना होता है? लोकसभा के 15%। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये कहा गया है। और क्या कहा गया है? और है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी, और किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है वो 12 से भी कम नहीं होगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा में कितने %? तो 10% है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य जो है वो है आपका चालक रहित विमान है। क्या है? चालक रहित विमान है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। ठीक है, क्या है? लक्ष्य जो है चालक रहित विमान है। और लक्ष्य जो है गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सब सोनिक हवाई प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा एडीई द्वारा विकसित किया है तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर लंबाई के 2 लक्ष्य को क्या कर सकता है? भेद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे कुछ और पॉइंट दिया गया है कि इससे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना के क्रमशः 2000, 2001, 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को किया गया था।
और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और ठीक है, DRDO के जो अभी अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में वो है सबीर बी कामत है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सो झील कौन सा है। तो ऑक्सबो जो झील है बिहार का सबसे बड़ा, वो है कांवर झील है। कौन है, कहाँ है, कांवर झील है, जो बेगूसराय में है। ठीक है, हम लोग डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन दिया गया है कि बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील गोखुर झील इसको कहते हैं, कांवर झील है। ठीक है, कौन सा झील है, कांवर झील है। और कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में भी जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी के गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं जो है रामसर साइट भी है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है वो देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार के आभासी कम होता है। भार में यह आभासी कम वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। रक्षा पेटी जिसको लिफ्ट बेल्ट कहते हैं, पनडुब्बी को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, तो गुजरता है आपका मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है। ठीक है, ट्रिक था गुजामी राम छत्री पंडित या मित्र पे गमछाझार, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रम वाइज अगर बोल दिया जाएगा तो आपको याद रखना जरूरी है क्रम वाइज। ठीक है, देखते हैं हम लोग डिस्कशन में। ठीक है, डिस्कशन क्या दिया गया है कि प्रश्नानुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा पे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी को स्थित होता है, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा, तो ये सीरीज वाइज दिया गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सीरीज वाइज दिया गया है किस दर से, तो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है दिशा भी पूछ लिया जाता है। भारत में माही नदी जो है, माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एकमात्र माही नदी है भारत का जो कर्क रेखा को कितने बार, 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। देखते हैं कि बूढ़ी गंगा गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंगा सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे, खगड़िया जिले में मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसका कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि इसकी सहायक नदियां जो है वो कौन कौन से हैं, तो मसान है, बालोर है, तिरू है, ठीक है, त्यूर है, धनौती आदि। ठीक है, अब गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, वो थी आपका बूढ़ी गंगा की सहायक नदी है ये सभी। और गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो उत्तरी दिशा से बाएं किनारे में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गड्डी, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि, ये सभी जो है नदियां हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा में बाएं किनारे की ओर मिलती हैं और यह दक्षिण दिशा में दाएं किनारे की ओर मिलती है। वह टोन्स, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, ये सभी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है आपका कहाँ से, वो निकलती है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये ध्यान आपको याद होना चाहिए। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहते हुए अरब सागर में क्या हो जाती है, अरब सागर की खमात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है आपका 1312 किलोमीटर है। कितना है, 1312 किलोमीटर इसका जो है नर्मदा नदी की लंबाई है। यह जबलपुर के पास भोड़ घाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओरसंग नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, ओरसंग जो है वो नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तवा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको डिस्कशन जो जितना भी जो इसमें दिया गया है वो बहुत ही इनफ है। अगर इसके पास आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा उसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और आपको डेली जो है एग्जाम से पहले ये बुक जो है आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि बंगाल की दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को मिली है, ठीक है। बंगाल की दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को मिली है, वो है इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही मिली है। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि, अब ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में दिया गया कि बंगाल की दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के बाद ही प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद की संधि कब होता है, तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। ये कब होता है, तो जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो तीन जो है राजा जो है भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हार जाते हैं, और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य ये होती है, संधि संपन्न होती है, ठीक है। और क्या होता है कि इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने अवध के नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था वो 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला संधि ध्यान रखिएगा कि पहला संधि हुआ था 12 अगस्त को और दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो है आपका अनुच्छेद 324 में, ठीक है। चुनाव आयोग का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं कि चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। संविधान को अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1950 में 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसे केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, ठीक है। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया, और ठीक है, और स्थिति से पहले, ठीक है, स्थिति से पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में क्या किया गया कि 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया था। इसके बाद अब तक ये आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास सामान्य शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसके समान, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार के मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाता है, ठीक है, उसके अनुसार रहता है। उसके बाद है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, BS रमा देवी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन थी, BS रमा देवी थी, जो 1990 से, ठीक, 1990 से 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, 25वें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो राज्य सूची के विषय पर जो संसद कानून बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होगा, तब ये जो है वो संसद कानून बनाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। डिस्कशन दिया गया है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। पहला शक्ति क्या है कि यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। दूसरा है कि यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। तीसरा दिया गया है कि केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ठीक है, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के तहत। उसके बाद है, चौथा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है तो इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है, तब
आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। ये अनुच्छेद किस में है? तो ये अनुच्छेद जो है 352, 56 और 360 में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। अब क्या क्या है? ठीक है, लोकसभा में क्या क्या शक्ति है लोकसभा की, वो देख लेते हैं कि धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, 110 के तहत केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये शक्ति है। दूसरा शक्ति है लोकसभा की कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। इसे विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना अनिवार्य होता है। तीसरा जो शक्ति है लोकसभा की, वो देखते हैं कि राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं करती है। चौथा है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने पर संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। पांचवा है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व है। ठीक है, ईस्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत की पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर और दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल, जो कहाँ है? लद्दाख में। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है आपका गुहार मोती, जो कहाँ है? आपका गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डिस्कशन आपको कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सा होता है? तो होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को कहते हैं हम समताप मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? इंग्लिश दिया गया यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं समताप मंडल, जो पराबैंगनी किरणों को रक्षा करता है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने में वाली परत है। वायुमंडलीय की संरचना जो है तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कितने मंडल है? तो 6 मंडल है। देखते हैं हम लोग आगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, जो संवहन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्या क्या? तो संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, सबसे निचली परत को। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 13 किलोमीटर है और यह जो है ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं या यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ी झंझाहट, चक्रवात आदि घटित होते हैं। इसमें प्रति 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? घटता है ऊपर जाने से। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल से ट्रोपोज द्वारा अलग होता है। ठीक है, ट्रोपोपॉज द्वारा जो है वो अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो डायग्राम दिया गया, इसको देख लेते हैं किलोमीटर के हिसाब से कौन कौन सा है। ठीक है, तो बहिमंडल जो है वो 400 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि सबसे पहले क्षोभ मंडल 0 से 18 क्षोभ मंडल, समता मंडल 18 से 50, 50 से 80 है मध्य मंडल। उसके बाद जो है आपका आयन मंडल है 80 से 400 और 400 से ऊपर जो है वो बहिमंडल है। तो ये 5 मंडल में बांटा गया है हमारा, ठीक है, वायुमंडल को। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। ध्यान रखिएगा इसको। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला जो है समताप मंडल। समताप हम क्षोभ मंडल देख चुके हैं। दूसरा क्या था? समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो धरातल की इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। इनकी दशाओं के कारण वायुमंडल, ठीक है, वायुयान उड़ने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि समताप मंडल में ओजोन परत स्थित 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत के द्वारा शारीरिक पराबैंगनी विकिरण तरंग का अवशोषण होता है। समताप मंडल, मध्य मंडल स्ट्रेटोपोज के द्वारा अलग होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या पॉइंट दिया गया है? ठीक है, जिसको कहते हैं मेसोस्फीयर। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पे मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपोज द्वारा अलग होता है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आयन मंडल।
आयनमंडल जो है वो क्या होता है कि आयनमंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक के मध्य है। ठीक है, कुछ स्रोतों में इसका जो विस्तार है वो 640 किलोमीटर तक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनमंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों के प्रधानता है, इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगे की पृथ्वी पर प्रवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। उसके बाद है लास्ट जो मंडल वो है आपका बहिमंडल। बहिमंडल जिसको कहते हैं एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार के शौर्यिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको नहीं पता है। सीता माता की जो जयंती, और ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3/9/2023 का जो मेंस का हुआ था मध्य से दरोगा का, उसी का क्वेश्चन ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सीता माता की जो जयंती जो है वो कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है आपका वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं में। ठीक है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं को मनाया जाता है। क्या सीता माता की जयंती मनाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने के नाम चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, ठीक है, माघ, पौष, ठीक है, और फागुन। चैत्र माह के हिंदू नववर्ष में शुरू होता है। ठीक है, चैत्र माह जो है हिंदू से नववर्ष शुरू होता है, यानी कि हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो जनवरी स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ईयर का, और हिंदी महीने में चैत्र जो है वो स्टार्टिंग होता है, नववर्ष की शुरुआत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित बादल है वो कहलाता है आपका पछाव बादल कहलाता है। क्या कहलाता है, पछाव बादल। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछाव बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण जो है वो औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा ये देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है कि उच्च बादल 6000 से 20000 मीटर के ऊंचे रहते हैं, जिसे हम पछाव बादल कहते हैं। क्या कहते हैं, पछाव बादल कहते हैं। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम से सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन से सूचक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अगला है जो है पछाव स्तरीय बादल। ये क्या होता है, तो ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल, ठीक है, प्रभा मंडल बन जाता है। ठीक है, चक्रवात के आगमन के क्रम में पछाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल जो है वो क्या पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो बादल दिया गया वो है आपका पछाव कपासी बादल। ये क्या होते हैं, तो पछाव कपासी बादल जो है ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले के भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में लहरनुमा रूप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य बादल जो है जिसका ऊंचाई 2500 से 6000 मीटर तक होता है। ठीक है, और ये पहला इसमें उच्च स्तरीय बादल। तो हम लोग देखते हैं क्या है उच्च स्तरीय बादल। ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला स्पष्ट दिखाई देता है और इनमें विस्तृत क्षेत्र पर लगातार वर्षा होती है। उसके बाद आपका पांचवा जो है वो है आपका उच्च कपासी बादल। ये सफ़ेद और भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीने चादर के रूप में बिखरे रहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा जो है वो दिया गया है, तीसरा और छठा जो है वो है आपका कि निम्न बादल जो है वो क्या है 2500 मीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। वो किसको स्तरीय बादल कहते हैं। ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं, समानता ये आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां में मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद सातवां जो स्तरीय जो बादल है वो आपका स्तरीय कपासी बादल है। ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला है वो आपका कपासी बादल। ठीक है, 8वां। इनका आकार गुम्बदाकार व फूलगोभी के भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है और ये प्रायः साफ मौसम के सूचक होते हैं। उसके बाद आपका 9वां जो बादल है वो है आपका कपासी वर्षा बादल। ये अत्यधिक गहरे काले व सघन बादल होते हैं और ये नीचे उससे ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं और ये 7500 मीटर में होते हैं। ठीक है, ऊपर रहते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ी, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत व तागरों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। उसके बाद
बाद जो 10वां जो बादल है वो है आपका कि वर्षा स्तरीय बादल। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल है। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण वातावरण के सहारे इन्हीं बादलों में वर्षा होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं तो है आपका नेपच्यून को, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे पृथ्वी रहता तो हो जाता पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे नेपच्यून है तो यहाँ पे नेपच्यून होगा। अब क्यों कहते हैं देख लेते हैं, ठीक है। नीला ग्रह, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से नेपच्यून को ही नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेपच्यून को, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर पृथ्वी रहता तो पृथ्वी कहते हैं। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ठीक है, तो वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है विशेषता देखते हैं कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है कौन, वरुण। इसका वायुमंडल अति घना, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान होता है। इसके प्रमुख उपग्रह कौन है, तो टिटोन और नेरिन है। कौन कौन से है, वरुण का जो उपग्रह है वह टिटोन और नेरिन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं, को सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मार्स जो है, मंगल इसको कहते हैं, मार्स मंगल की सतह पर लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होने के कारण ये लाल ग्रह, इसके लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं, को गैसों का गोला, गैलेक्सी सामान्य ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है आपका अरुण, ठीक है। तो अरुण जो है वो लेटा हुआ ग्रह, जिसको यूरेनस कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि किसने, ठीक है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो गति के नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपका न्यूटन ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन के, ठीक है, गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था, न्यूटन किया था। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, ठीक है, प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादित किया था। इन्होंने गति के 3 नियम के प्रतिपादन किए थे। कौन कौन था, तो प्रथम नियम हम लोग देखते हैं। प्रथम नियम दिया गया है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति में है तो किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल में, ठीक है। उदाहरण में कि पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फूल, ठीक है, फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, नीचे गिर पड़ते हैं। कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ गिर जाते हैं। तीसरा है कि गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर यह टूट हो जाता है, ठीक है। ये भी उदाहरण है जड़त्व का। उसके बाद है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी जो है एग्जाम्पल है प्रथम नियम का, ठीक है, या जड़त्व का नियम का कह सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो गति के द्वितीय नियम से बल की व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है, जिसको कहते हैं F बराबर A में, ठीक है। A बराबर A में, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो देखते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है, ठीक है। दूसरा नियम का जो उदाहरण है वो है आपका क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद की ओर गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट ना लगे। सामान्य वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद टेनिस की गेंद कैच करना आसान होता है, ठीक है, इसी के कारण। उसके बाद है कि गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधिक गहराई तक कीले को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ को, न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ठीक है। नाव के किनारे पर जमीन पर
कूदने पर नाव को पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना और नाव खोने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये सभी जो है वो तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है जो है वो क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल। क्या है आवश्यक? क्लोरोफिल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, पौधों के हरे भाग में सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल का सहायक उत्पाद, ठीक है, के रूप में निष्कासित होते हैं। और क्या होता है? तो और होता है कि पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, ये जो है रिएक्शन कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CO2 + H2O, सूर्य का प्रकाश से पर्णहरित जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्णहरित। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिका में पाया जाता है। पौधे की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसमें पर्णहरित जो उपस्थित होता है वही जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधे में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियां में पाई जाती हैं। इस कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषण अंग भी माना जाता है। पर्णहरित केंद्र के मैग्नीशियम, ठीक है, पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट और दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शैवाल, जैसे शैवाल हो गया, हाइरेलिया हो गया, ठीक है, जो प्रायः जल में मिलते हैं और ये पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 24 कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है अपघटक को। क्या किसको कहा जाता है? अपघटक को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं कि अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों? अपघटक पौधे तथा, ठीक है, कहा जाता है तो अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर को अपने भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित करते हैं। इस कारण इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु कवक आते हैं। ठीक है, और उत्पादक क्या होते हैं देखते हैं हम लोग आगे। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों में अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादक, ठीक है, प्लवक नामक प्लवक पौधे उत्पादक होते हैं। अब उपभोक्ता क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहता है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जिसको शाक भक्षी भी कहलाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट आदि। उसके बाद आपका द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, तो द्वितीय उपभोक्ता जो है वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए, ठीक है, जो पोषण के लिए शाक भक्षी प्राणी पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, तो वे उपभोक्ता जो प्राथमिक या द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं उसे कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। उसमें बाज आते हैं, शेर आते हैं, बाघ आते हैं, ये सभी आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो है डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक, दो घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। जैविक में होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और अजैविक में क्या होता है भौतिक अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, तो भौतिक कारक में दिया गया कि तापमान, आर्द्रता, ठीक है, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। अकार्बनिक में होगा जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज आदि। कार्बनिक में होगा प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब यहाँ आते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि पंचायती राज्य व्यवस्था के संविधान संशोधन से संबंधित है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचायती राज्य व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम कब वो आया था, 1992 में पारित हुआ था। इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग, ठीक है, 9 सम्मिलित किया गया जिसे पंचायत नाम दिया गया था। ठीक है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के न तक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है और इस सूची में पंचायतों को 29 कार्यकारी जो है क्या विषय वस्तु रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के में पंचायत राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से समितियों का संबंध पंचायती राज्य से कौन कौन सा, देखिए बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, 1957 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है, जीबी के राव समिति 1985 में, LM सिंधवी समिति 1986 में, थुंगन समिति 1988 में और गाडगिल समिति 1988 में। ये सभी समितियां जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, डेट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है कि उल्लेखनीय है कि पंचायती राज्य संस्थाओं का संवैधानिक के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका था, ठीक है, सबसे पहले कब पेश किया गया था, तो 1989 में राजीव गांधी के द्वारा ही पेश किया गया था, उन्हीं के सरकार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया तथा साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया और इस प्रकार अधिनियम में नगर पालिका, शहरी स्थानीय स्वशासन संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यकारी विषय वस्तु उल्लेख किया गया है, ठीक है, नगर पालिका में 18 कार्यकारी विषय वस्तु जो है उल्लेख किया गया है। तो लिखित समितियों में से आयोग से संबंधित है, शहरी संबंधी से, ठीक है, जो ये जो समिति दिया गया है वो आपका शहरी स्थानीय संबंधी से संबंधित है। तो कौन कौन है ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका 1949 से 91 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति, ठीक है, उसके बाद है आपका ये जो है सब, इसके अध्यक्ष कौन थे, तब PK वटाल थे। उसके बाद 1953 से 54 में, ठीक है, कारारोपण जांच आयोग थे जो जॉन मथाई के अध्यक्षता में अध्यक्ष थे। 1963 से 65 में नगर निगम कर्मचारी के प्रशिक्षण और गठित समिति, नरूद्दीन अहमद जो थे अध्यक्ष थे। 1963-66 में ग्रामीण नगरीय संबंधी समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे आपका AP जैन थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 1963 में स्थानीय नगर निकाय वित्तीय संस्थाओं से संबंधन के लिए मंत्रियों की समिति जो थी वो रफीज जकारिया समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे ये, ठीक है, अध्यक्ष थे। 1965-66 में नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो तब BS मूर्ति थे। उसके बाद 1974 में नगर प्रशासन से बजटीय सुधार समिति, तो वो गिरजापति मुखर्जी थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 1982 में स्थानीय नगर निकाय तथा नगर निगमों के गठन शक्तियाँ तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल जो था उसके अध्यक्ष वो सब KN सहाय थे। और 1985 से 88 में नगरीकरण राष्ट्रीय आयोग जो थे उसके अध्यक्ष थे CN कुरिया थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो कुछ पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, ठीक है, निरस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, ठीक है, तो ये कौन सा हटाया गया था, तो ये हटाया गया था आपका संपत्ति का अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। डिस्कशन हम लोग देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के तहत विधि अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का निम्न संशोधन किया गया था, कौन कौन सा ये देख लेते हैं। तो पहला किया गया था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह के एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पूर्ण विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध भी समाप्त किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि राष्ट्रपति आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जो है वो रखा गया है, ठीक है। उसके बाद और भी क्या जो है परिवर्तन किया गया था संशोधन, तो राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषित कर सकता है। उसके बाद पांचवा जो है कि मूल अधिकार को सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इससे केवल विधिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो छठा है कि अनुच्छेद 20 से 21 के द्वारा प्रदत्त मूल्य अधिकारों को राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि बर्फ क्या है, ठीक है। तो बर्फ जो है एक आणविक ठोस है, क्या है, एक आणविक ठोस है, ठीक है। देखते हैं हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन है कि बर्फ एक आणविक ठोस है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है, ठीक है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या हो जाता है, कम होता है। बर्फ में गलने की मुख्य गुप्त ऊष्मा जो है कितना होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघले जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है।
जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पहले घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस का आयतन फिर बढ़ता है। जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि सरोजता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सरोजता के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग है। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि सरोजता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग थे। सरोजता के सिद्धांत के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च में से इसके कहा गया कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 था। ठीक है, 1813 से 23 था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आहंगल ने पाली 1814 से 16 में, सुगोली की संधि 1816 में, सुगोल की संधि के बाद हेस्टिंग ने मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दिया था। ठीक है, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी इनको। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य विलय हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपका कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू मद्रास के गवर्नर टॉमस मुंडे के द्वारा किया गया था। महालवाड़ी जो था 1822 में, हॉल्ट मैकेंजी पंजाब में शुरुआत किया था। 1822 में टेनेंसी एक्ट कसरतकारी अधिनियम जो था वो भी लाया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। तो ये तीनों जो है वो लास्ट वाला जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था कब लगाया गया था? 1820 में। किसके द्वारा? तो टॉमस मुंडे के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में। ठीक है, 1822 में टेनेंसी एक्ट लाया गया था। ये कसरतकारी अधिनियम लागू किया गया था बंगाल में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं वो है आपका कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन के संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जो था जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कुल जो है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप जो है कुल 114 दिन पर बहस हुआ था। कितने दिन तक? 114 दिन तक बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा की प्रमुख पर समितियाँ उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक जो थे उसके जो समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रध्वज संबंधी राष्ट्रध्वज के अध्यक्ष थे वो थे आपका राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है, ये बताना है। तो महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक जो है वो कौन सा है? वो आपका यंग इंडिया है। कौन सा है? यंग इंडिया है। ठीक है, यंग इंडिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पुस्तक जो है वो यंग इंडिया है, हरिजन है, और क्या है? नवजीवन है, हिंद स्वराज है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, एथिकल रिलीजन है, पाथवे टू गॉड है। तो ये जितना भी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया जा रहा है, अगर आपके पास पेन या कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आप नोट डाउन करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से पॉइंट। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो है आपका कि महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं हैं कौन कौन सा। तो नटाल इंडिया कांग्रेस 1854 में महात्मा गांधी के द्वारा जो था ये स्थापित किया गया था। फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय फार्म 1910 में, हरिजन सेवक संघ 1932 में। ये जितने भी जो आपको ये पॉइंट एक्स्ट्रा बताया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लघु पथन के समय। ठीक है, लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है। तो परिपथ में जो होता है वो होता है आपका धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट, तो उस समय धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है देखते हैं। तो लघु पथन जिसको शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अतिभारण यानी ओवरलोडिंग या लघु पथन शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और अच्छे फ्यूज तार ठीक है टीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? टीन के बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शास्त्रीय सस्ता फ्यूज तार सीसा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक ठीक है यानी कि मैंटिव सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी जिसको कहते हैं। ठीक है, वो उसका उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रतिवर्ती एसी धारा होती है जिसकी आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना होता है हर्ट्ज? तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वो है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर जो था वो बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा था? पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक जो था नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था निर्माण। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी जो है वो रथ है, द्रौपदी रथ है। कौन सा? द्रौपदी रथ है, जिसकी किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, कांची या कांचीपुरम थी। नेक्स्ट पॉइंट है किराता जूनियम के लेखक जो है भरावी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, मतविलास प्रहसन के जो है रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय की कांची के कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, तथा महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 10 कुमार, ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नोट कुछ दिया गया है कि कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, कांची के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वहीं से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया कौन सा ऐप को? तो है आपका रियल मैंगो ऐप को। ठीक है, रियल मैंगो ऐप को जो है प्रतिबंधित किया गया है। यह है क्या, देख लेते हैं। रियल मैंगो ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग रेलवे में आरक्षण पुष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि इसके पहले रियल मैंगो के नाम से संचालित किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया गया कि ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु चलाया जा रहा है। कौन सा? तो ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन मिशन अमाना जो था वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मिशन अमाना चलाया गया है। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल का गठन जो था वो किया गया था कब? तो ये 1957 के नियम के द्वारा 1959 में किया गया था। ठीक है, आरपीएफ का जो गठन किया गया था कब? 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। तो भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो वह आपका 73% है। कितना परसेंट? 73%। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जनगणना से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वह 73% है और अंतिम आंकड़े के अनुसार 74.04% हो गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग कि भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82.14% है। ठीक है, भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत का लिंगानुपात है 943। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2 है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार की महिला साक्षरता दर जो है 51.51% है। बिहार का लिंगानुपात है 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना? 935 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जो राज्य है वो है आपका बिहार ही है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तशीगंग किस राज्य में है। तो तशीगंग जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तशीगंग सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ये मतदाता केंद्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तशीगंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प जो है प्रदान किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, जो 25 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है HR श्रीनिवासन है। कौन है? HR श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। तो रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना की शासिका थी। कहाँ की थी? तो गोंडवाना की शासिका थी। ठीक है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। ठीक है, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कृत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत ही शौक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गढ़कटंगा गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हो गया था। ठीक है, और सन 1550 में ईस्वी में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठकर खुद राज्य की शासिका बन जाती हैं। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसिफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था, क्योंकि अकबर उस समय, ठीक है, उस समय क्या था, तो अकबर जो था उस समय जैवकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया और बाद में इस राज्य को अकबर ने इस राजवंश में से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया था? तो चंद्रशाह को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो बैक्टीरिया जनित जो रोग है वो कौन सा है? वो आपका टाइफाइड है। कौन सा है? टाइफाइड। और भी देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित है। बैक्टीरिया जनित रोग जो है वो कौन कौन सा है? तो वो आपका कोड है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, प्लेग है, क्षय रोग है, हैजा है, निमोनिया है, गोनोरिया है, क्षय रोग और सिफिलिस है। ये सभी जो है, ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग है। अब हम लोग विषाणु जनित रोग देख लेते हैं। वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो वो आपका, ठीक है, हेपेटाइटिस है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, हर्पिस है, डेंगू ज्वर है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, पोलियो है। ये सभी आदि जो है वो विषाणु जनित रोग है। अब कवक के द्वारा जो रोग होता है उसको भी देख लेते हैं। कवक जनित रोग जो है वो कौन सा है? एथलीट फुट है, दाद है, मधुरा फुट है और खाज है। ठीक है, कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। अब ये विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, वो भी देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो वो है आपका कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन बी 1 से होता है बेरी, विटामिन बी 3 से होता है पेलाग्रा होता है, विटामिन बी 11 से होता है आपका पेचिस, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन के से होता है हीमोफीलिया होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे आपका उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। कौन था? तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन 2460 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पे क्या करता बैठा था? उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था और इससे पूर्व राजधानी जो कहाँ थी? तो राजगीर थी। ठीक है, कुछ और पॉइंट है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। ठीक है, विधान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपका कि ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया था यहाँ पे। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सूत्र देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र है, व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो भारी हाइड्रोजन का D है, भारी जल का सूत्र है D2O, लाफिंग गैस का N2O। ठीक है, शुष्क बर्फ पर CO2, ठोस, ठीक है, ठोस CO2 जिसको कहते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा का NaHCO3, धोवन सोडा का Na2CO3 10H2O। साधारण नमक का क्या होता है फार्मूला? तो इस सूत्र होता है NaCl होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O होता है। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O। जल गैस का क्या होता है? CO+H2 होता है। इथाइल का क्या होता है? C2H5OH होता है। उसके बाद आपका मड का क्या होता है? तो C6H10O5 होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मिक मेलिन का HCHO या CH2O होता है। सिरका का क्या होता है सूत्र? तो CH3COOH होता है। मार्स गैस का होता है CH4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का जो संबंध है वो आपका शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। डॉक्टर कोठारी इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है वो है आपका किसका? तो वो है आपका नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखते हैं। वो दिया गया है कि डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पे और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। ठीक है, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है? तो 2637 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो पहला कौन सा है? तो नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है, जिसका ऊंचाई कितना है? तो 2695 मीटर ऊंचाई है। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जिंदा गड़ा चोटी है जो 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ी है, जिसका ऊंचाई 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है वो कलसुबाई है। ठीक है, और अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू के पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन है 22 भाषा? ये देख लेते हैं, डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं इसका कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं जो है कौन करता है? असमिया है, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू है। ये सभी है। ठीक है,
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था 1992 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। उसके बाद जो है वो किसको जोड़ा गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था आपका 2003 में 52वां संविधान संशोधन ठीक है 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। किसको किसको? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। उड़िया का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम है वो आपका विक्रम ही है, ठीक है। चंद्रयान 2 के भी लैंडर का नाम का विक्रम ही था, ठीक है, विक्रम ही था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र LBM-3 M4 रॉकेट्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट जो है वो लैंडिंग कराया गया है और 23 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का भी ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा भी किया था, ठीक है। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश रूस, अमेरिका, चीन के बाद बन गया है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है कि चंद्रयान 3 को एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल का एक रोवर शामिल है, ठीक है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया है? तो अमरावती प्रस्तावित किया गया था आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती प्रस्तावित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में स्थित है इसलिए भविष्य में हैदराबाद वह केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा, इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। कौन कौन सा? तो पहला जो था वो जम्मू और दूसरा लद्दाख जो है बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, ठीक है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ध्वनि की गुणवत्ता व अभिलक्षण जो हमें समान तुरत्व और प्रबलता दो ध्वनियों के अंतर करने की सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों वाले मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन नहीं है आपका साइटोकाइनिन जो है वो मानव हार्मोन नहीं है। तो कौन सा हार्मोन नहीं है? तो ये पादप हार्मोन है, ठीक है। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, ये पादप हार्मोन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इसकी खोज मिलर स्ट्रोग ने 1955 में की थी। यह बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है, ठीक। कौन? तो साइटोकाइनिन। पौधों के निम्नलिखित हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा ये देख लेते हैं। ऑक्सीन जो है ये पौधों की वृद्धि की नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन क्या करता है? तो पौधों को वृद्धि में रोकता है, वृद्धि करने से रोकता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन जो है ये बौने पौधों को लंबा कर देता है, ठीक है। जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। उसके बाद एथिलीन जो है यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो पादप में पाया जाता है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह फलों को पकाने एवं मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। कौन? तो एथिलीन, ठीक है। फ्लोरोजेंस क्या होता है, क्या काम है इसका? इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। फूल खिलाने का हार्मोन किसको कहते हैं? तो फ्लोरोजेंस। फर्स्ट फूल और फर्स्ट फ्लोरोजेंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य सभी जो है हार्मोन, ठीक है, अन्य सभी मानव हार्मोन है, ठीक है। जैसे इंसुलिन नामक हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगिक संदीपका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन के पूर्ण करता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन पाराआवटू ग्रंथि से स्रावित होता है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो बृहद स्नानागार जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया था। कांस्य की नर्तक की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, माता देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं कि जूते हुए खेत का साक्ष्य आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है, प्रतीकात्मक समाधियां आदि कालीबंगा से मिले हैं ये सभी। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ में निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चक्र का साक्ष्य कब्रिस्तान, ठीक है, R37 सावधान, पोटिका आदि हड़प्पा से पाए गए हैं, ये सभी हड़प्पा से पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लोथल से मन के उद्योग के साक्ष्य तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, ठीक है, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि जो है ये सभी लोथल से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला जो चीनी जनरल था वो था आपका पान चाओ था। कौन था? तो पान चाओ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, वो है कि कनिष्क को हराने वाला जो चीनी जनरल था वो था पान चाओ था। ठीक है, कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिससे पहले कनिष्क की पराजय हुई थी, बाद में विजय हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया था और इसके उपलक्ष्य में शक संवत भी चलाया था 78 ईस्वी में। वर्तमान में भारत का सरकार द्वारा 1957 में यह जो था ये लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी। ठीक है, तो दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कनिष्क का प्रथम राजधानी पेशावर या फिरोजपुर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। ठीक है, उसके बाद कनिष्क ने कश्मीर जीतकर कहा वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कहाँ पे? तो कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक नगर जो था वो बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध है आपका कुश्ती से है। ठीक है, कुश्ती खेल से है। इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट और भी देख लेते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित जो है वो खेल देख लेते हैं। ठीक है, खिलाड़ी और खेल देखते हैं। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। हिमा दास जिसको डिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं जो धावक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। रवि कुमार दहिया क्या है? तो वह कुश्ती जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है। भावना पटेल जो है, ठीक है, भावीना पटेल पैरा टेबल टेनिस है। मनु भाकर निशानेबाजी। मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट है कि राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के प्रथम बार केवल लोकसभा में, ठीक है, ये अनुच्छेद 110 के तहत पेश किया जाता है और प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है। वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों की अवधि के बीत जाने पर यह स्वतः मान दिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप से लोकसभा में पास किया है उसी रूप से राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका खेत है। क्या है? खेत है, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो खेत है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के घटित, ठीक है, बीच क्रिया होती है और यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होती है और इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र का डायग्राम भी दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो है समझाया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो ज्वाइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो आपका कहाँ है? तो वो आपका तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वो है कि तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है वो BO चिदम्बरम पोर्ट रखा गया, चिदम्बरनार पोर्ट रखा गया है। यह मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह है देख लेते हैं। कांडला पोर्ट कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में, जिसका दीनदयाल उपाध्याय नाम जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह जिसको श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। हुगली पोर्ट हुगली नदी के तट पर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। और भी देख लेते हैं हम लोग कि कोचीन बंदरगाह जो है, ठीक है, तो वेम्बनाड कयाल मुहाने के केरला में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह बेंगलुरु कर्नाटक में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है,
तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहाँ है, तो पनवेल नवी नवी मुंबई में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या नन्हा सुबह जिसको कहते हैं वो है जो है पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप कहाँ है, तो यह आपका उड़ीसा में है। ठीक है, मोरमुगुआ कहाँ है, तो है जुआरी नदी के बाएं और कहाँ है, गोवा में। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में। ठीक है, जिसको के कामराज पोर्ट भी कहते हैं इनौर बंदरगाह को। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया था। और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो था वो किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक की अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव एस.बी. कामत को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहले डिवीजन की स्थापना किया था। कब, 1942 में, 1 सितंबर 1942 में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना भी किया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी जो है वो घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो उत्प्रेरक का जो कार्य है वो है आपका अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और क्या करना, अभिक्रिया की दर को घटा देना। ठीक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और घटाना जो है वो काम है उत्प्रेरक का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि किसी अभिक्रिया को भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त होने वाले उत्पादकों की सांद्रता के समय साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। कैटलिस्ट को कहते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम क्या है कि वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ऐसे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में गति को बढ़ाता है और धनात्मक उत्प्रेरक कराता है। ठीक है, और जो घटाता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप जो होता है बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अभिकारक के छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर की तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, तो इस साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो इसका जो विरोध हुआ था उसका कारण है कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए। ठीक है, इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया था, तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो है कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए। भारतीय भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारतीय उत्तरदायी, ठीक है, शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में किया गया था। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बेनके हेड द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे और इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीय द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसे बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा कि किसने विरोध नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, केंद्रीय सिख संघ और ये सभी जो थे विरोध नहीं किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कि मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में चोटिल होने के कारण पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को जो क्या हुआ था, निधन हो गया था 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लाला लाजपत राय के चोटिल करने वाले अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सारनस की हत्या 17 दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता ने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने के द्वारा कर दिया गया था हत्या इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में नौसेना सैनिक विद्रोह का नायक कौन था, तो नौसेना सैनिक विद्रोह जो 1946 में हुआ था उसका नायक था आपका एस.एम. खां थे। कौन थे? एस.एम. खां थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक एस.एम. खां था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविक ने नक्सलीवाद, भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सैनिक में BC दत्त की रिहाई की मांग की गई, जिन्हें जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो आंदोलन लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिक के आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं लेकिन ब्रिटेन के सामने नहीं।
इस नस्वानी के विद्रोह के इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो का ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ादी हिंद फौज के कैदियों को रिहा करने आदि का नारा लगाए गए थे। फरवरी 1946 में INS अधिकारी रशीद अली को सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धात्विक खनिज का उदाहरण जो है बताना है। ठीक है, तो धात्विक खनिज का जो उदाहरण है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो सोना, चांदी और लोहा, ये सब धात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सोना, चांदी, लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, धातु के उदाहरण कौन सा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम। ठीक है, ये सभी जो है धातु का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। धातुओं का चमक, शुद्ध चमक जो है शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती है। ठीक है, आघात वर्धनीय। ठीक है, धातुओं को पीट कर पतले तार के रूप में प्रतीक किया जाता है, उससे इस गुण को हम आघात वर्धनीय कहते हैं। ठीक है, कठोरता जो होता है, कठोरता धातु समानता कठोर होती है। कुछ क्षारीय धातु लिथियम सोडियम, ठीक है, क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम मूल्यांक होती हैं। तन्यता जो है धातु के पतले तार के रूप में खींचने वाली क्षमता को तन्यता कहते हैं। ऊष्मा चालक धातु में ऊष्मा को चालकता के चालक होती है। विद्युत चालकता सामान्य धातु विद्युत के चालक होती हैं। ठीक है, और कुछ क्या होती हैं, तो अधातुएं उदाहरण जो होते हैं, अधातुओं के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जीनोन, हीलियम, रेडॉन गैस, ये सभी जो है क्या धातु हैं। एकमात्र द्रव जो है अधातु को है ना ब्रोमीन है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सोलेनिस, बोरोन, सिलिकॉन, आयोडीन धातु के उदाहरण है। ये सभी धातु के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बेलाडिल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडिल जो है वो प्रसिद्ध है आपका लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बेलाडिल लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौ अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमाटाइट तथा ठीक है मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लौ अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग पर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है, तो सदाबहार जो वनस्पति का उदाहरण है वो है सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है आपका वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मोहगनी। ठीक है, महोगनी और रोजवुड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण जो है मोहगनी और रोजवुड है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक है, वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वर्षा का तापमान क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय वनों का शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। सिनकोना, मोहगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आबनूस, बांस तथा ताड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, इस वनस्पतियों में के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक होती है। प्रमुख वनस्पति जो है साल, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, शहतूत इत्यादि हैं। नोट बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी, शुष्क कौटिल्य वनस्पति के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि नौकादौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नौकादौड़ किस राज्य से प्रसिद्ध खेल है, तो नौकादौड़ जो है वो केरला राज्य का प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि नौकादौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। ठीक है, किस राज्य का, तो केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। केरल में नौकादौड़ का सिलसिला जो है चमकुला, वालकल्ली अथवा नौकादौड़ के साथ साथ आरंभ होता है और यह राज्य की सबसे बड़ी लोकप्रिय नौकादौड़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि केरला के अलपुझा जिले में पुन्नब बैकटवार में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ के केरला के बैकवाटर्स में सबसे बड़ा उत्सव है। इस नौकादौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। इस नौकादौड़ में चंदनवल्लम और छोटी देशी नौकाओं का दौड़ अनुष्ठानित जल शोभ यात्रा के लिए निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अरनमुल्ला, ठीक है, वल्मकल्ली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थ सारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। पड़ियप्पन नौका दौड़ जो सर्प नौका दौड़ है अलपुझा में आयोजित किया जाता है और तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उल्जन पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि उगादी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के लोगों के द्वारा यह मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में है, तो नरौरा परमाणु संयंत्र जो है वो है आपका कहाँ पे, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन सा, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगस्त 1965 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टॉम्बे, मुंबई के द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
कि भारत में 7 परमाणु संयंत्र जो उसमें 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। कौन कौन सा ये देख लेते हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। रावतबाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। कुंडमकुलम कहाँ है, तो वह तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है कि कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है कैगा। काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात में। कलपक्कम कहाँ है, तो यह आपका तमिलनाडु में। और नरोरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमीनेश लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है कहाँ पे, बोधगया में स्थित है। अमीनेश लोचन चैत्य जो है बोधगया में स्थित है, ठीक है। डिस्कशन हम लोग देखते हैं कि अमीनेश लोचन चैत्य बोधगया में स्थित है। यह वह स्थान जहाँ पे भगवान बुद्ध के ज्ञानोदीप्त प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीनेश लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थलों में से एक है। अमीनेश लोचन चैत्य नाम का शाब्दिक अर्थ होता है खुली आंखें। इसे ज्वेल वॉक और विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। हरसाई बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो बेगूसराय बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुआ था, तो भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुआ था कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। लेकिन जो असफल हुआ था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, तो 1904 में भारत की पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग करके चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था, ठीक है। असफल रहा था प्रयास। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में हुआ था। 1904 में असफल रहा था, लेकिन 1914 में सफल हुआ था। इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया था। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पिरिन चीका मिट्टी के जला करके किया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चूना पत्थर कोयला जिप्सम बॉक्साइट सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान कौन सा है, सवाई माधोपुर, सिरोही, बिहार, मोरक, चित्तौड़गढ़, नगौरा, ये सभी जो है वो सीमेंट उत्पादक जो है वो प्लेस है, जगह है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक कौन सा है, तो सतना है, कटनी है, जबलपुर है, नीमच, मैहर, कमोर, रतलाम, बानमोर आदि ये सब है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपका जामुल है, दुर्ग है, ठीक है, अकाल तारा, मांड्रा, भाटपारा, ये सभी है। उसके बाद गुजरात में कौन कौन सा है, तो गुजरात में है आपका द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर, ठीक है, राना, वाव आदि ये सभी है। चुर्क, डालला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादक हेतु प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में है। किसमें, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि गारो खासी और जयंतिया एक भाग है किसका, तो गारो खासी और जयंतिया जो है भाग है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया है कि गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीप पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीप पठार अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत व दिल्ली पूर्व में राजमल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में ठीक है शिलोंग एवं कार्बी एंगला की पठार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर के बना है, इसलिए। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया तथा मिलकर, ठीक है, मिकिर पहाड़ी अवस्थित है जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो खासी जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट दिया गया है कि मेघालय पठार क्षेत्र में धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, तो गूगल के द्वारा जो था एक प्रोग्राम चलाया गया था महिलाओं के लिए, वो था आपका इंटरनेट साथी था। कौन था, इंटरनेट साथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था।
ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अविकसित क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी 2,20,000 रुपये तक ऋण मुहैया कराने जाने का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है अगला पॉइंट है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाए, उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी घड़ी में घंटे की सुई 48 घंटे में कितने चार चक्कर लगाएगा? तो 48 घंटे में जो है वो कितने बार? 4 बार चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया, ठीक है, सेंड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बिहार दरोगा के जितने भी जो है वो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु सर का जो है। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना। ठीक है, रोशन आनंद के द्वारा जो था न्यू बुक अपडेट आया था। ठीक है, वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन के साथ बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया गया है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अगर कवर कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट जो है वो 100% गारंटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, लोग डायरेक्ट जो है आंसर बताते चलेंगे। 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। घनाभ का आयतन, तो घन का क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बना लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्ताने के हाथ, तो मोजा का क्या होगा? दस्ताना कहाँ पहनते हैं? तो हाथ में। तो मोजे कहाँ पहनते हैं? तो पैर में पहनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम से सजाना है। ठीक है, तो क्रम वाइज सजाना है, ये बताना है आपको क्रम वाइज। तो क्रम वाइज क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह भी जो था 1918 में हुआ था, लेकिन पहले जो था ये हुआ था, इसलिए पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन हम लोग देखते हैं। डिस्कशन है कि पहला आया था क्या? तो पहला था आपका चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 फरवरी और मार्च के बीच में किया गया था, और उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, मार्च जून में इसको किया गया था। ठीक है, चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, 3/20 के विरुद्ध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों के द्वारा किसानों के प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर जबरन यानी कि जबरदस्ती जो है वो नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है, इसी को 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने आंदोलन किया था, जिसे समर्थन देने हेतु महात्मा गांधी ने, ठीक है, गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर के किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गुजरात की किसानों की समस्याओं को लेकर के जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर 500। ये परसेंटेज निकालना है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया गया 77, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका ये भी आपका दिया गया मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, तो 79 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका 80 नंबर क्वेश्चन, तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का केवल हम आंसर बताते चलते हैं। ठीक है,
तो 81 का जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो 81 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए और टी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 85, तो 85 का जो आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, RIGST राइट, ठीक है, आप लोग बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 87 हम लोग देखते हैं, 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, वो है आपका यहाँ डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, तो 89 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका इनका भी जो है 92 का भी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग ऑप्शन, तो 92 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 93 का क्या होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे बी दिया गया है। 94 का क्या हो जाएगा, तो 94 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 94 का क्या होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन दिया गया कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष, ठीक है। डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है वो कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो विधानसभा का होना चाहिए 25 वर्ष, ठीक है, विधान परिषद का 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रमुख पदों हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या होता है, तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा सदस्यता हेतु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता हेतु 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बृहद ट्रंक रोड मार्ग जिसको हम कहते हैं ग्रैंड ट्रैक रोड कहते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह संबंधित है आपका किससे, तो सड़क से संबंधित है, सड़क परिवहन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ग्रैंड ट्रैक रोड जिसको कहते हैं बृहद ट्रक मार्ग कहते हैं का सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण शेषा सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड जो थे वो इसका मरम्मत करवाया था, ठीक है, किसका, तो ग्रैंड ट्रैक रोड का मरम्मत करवाया था कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। ग्रैंड ट्रैक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH फर्स्ट और NH2 को, ठीक है, NH2 को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता है, ये विधान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं WHO, इनका मुख्यालय कहाँ है, तो सभी को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 194 है, ध्यान रखिएगा। और यूएनओ में कितना है सदस्य, तो यूएनओ में 193 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधानोम ग्रेवियस हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि एशियाई विकास बैंक के मुख्य स्थापना हुआ था 1966 में, मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में।
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं एशियन, स्थापना हुआ तो 1967 में, मुख्यालय कहाँ है तो जकार्ता में। नाटो स्थापना हुआ तो 1949 में, मुख्यालय कहाँ है ब्रुसेल्स में। सार्क की स्थापना हुआ तो 1985 में, ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये क्या है आपका काठमांडू में है। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका स्थापना हुआ था 1995 में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रमंडल, ठीक है, तो आधुनिक राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं इसका मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी अर्धचालक का जो ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घटेगी और क्या होगा चालकता बढ़ता है। क्या बढ़ता है तो चालकता बढ़ता है और प्रतिरोधकता क्या होता है घटता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक क्या होता है तो सेमीकंडक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो कहीं रिक्त कोटर या होल हो जाता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता क्या होता है घटता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिससे के द्वारा मापा जाता है क्या। तो ओडोमीटर से मापा जाता है दूरी को। क्या मापा जाता है दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। ओडोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑडियो फोन इसका उपयोग लोगों को सुनने, ठीक है, लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए, ठीक है, कान में लगाने के लिए करते हैं। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के लिए काम में आता है। अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइग्रोमीटर से इसकी सहायता से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं भूकंप की तीव्रता, ठीक है। फेरोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। रेन गेज से क्या मापा जाता है तो रेन गेज से वर्षा मापने के काम आता है। बल एक सदिश राशि है और इसका ऐसे मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा इनका नाम पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कॉपी और कलम लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, ठीक है। ये 3-4 नदियाँ हैं, इनको देख लीजिए। अलकनंदा सब में अलकनंदा तो आएगा ही फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, कॉमन है। अलकनंदा के साथ अगर भागीरथी आती है संगम बनाती है तो देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है उसको, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी का संगम क्या कहलाता है तो कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहलाता है विष्णुप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम कहलाता है नंदप्रयाग कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहलाता है देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी का संगम कहलाता है आपका कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहलाता है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम कहलाता है नंदप्रयाग। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह जो हम लोग दूसरा सेट जो है हम लोग मेंस का जो सेट था ये और हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।